आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सीपीसी के अंतर्गत आने वाले प्रावधान पे जो है सेट ऑफ। तो सेट ऑफ पे आज का लेक्चर है। तो दोस्तों लेक्चर पे स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए आते हैं आज के प्रोविजन पे। आज का जो लेक्चर है वो है सिविल प्रोसीजर कोड से और हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर पे सेट ऑफ पे। ठीक है, तो सेट ऑफ से जो रिलेटेड प्रोविजन है वो सीपीसी में वो है ऑर्डर 8 रूल 6 में। तो अब लोग सबसे पहले हम बात करेंगे सेट ऑफ का क्या मतलब होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंटली जो टर्म सेट ऑफ है उसको सीपीसी में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इससे रिलेटेड जो प्रावधान है वो दी गई है, वो है ऑर्डर 8 रूल 6 में। तो इसके मीनिंग पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, सेट ऑफ का जो मतलब होता है क्लेम अगेंस्ट क्लेम। ठीक है, या दूसरा क्या होता है काउंटर डिमांड, जो डिफेंडेंट का काउंटर डिमांड होता है किसके अगेंस्ट, तो प्लेंटिफ के क्लेम के अगेंस्ट जो डिमांड काउंटर डिमांड होता है डिफेंडेंट का, उसको ही हम कहते हैं सेट ऑफ। ठीक है, आइए समझते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए ए है और बी है, क्लियर। अब यहां पे ए जो है क्या है, प्लेंटिफ है मान लीजिए, ठीक है, और बी जो है डिफेंडेंट है, क्लियर। अब देखिए क्या हो रहा है कि ए जो है ए सूट फाइल करता है बी के अगेंस्ट, तो 1,000 रुपया का सूट फाइल किया। ठीक है, तो यहां पे जो सूट फाइल हुआ है किस के संबंध में, फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। ठीक है, तो यहां पे ए का जो क्लेम है 1,000 का, इसके संबंध में ए क्या किया, सूट इंस्टीट्यूट किया बी के अगेंस्ट। ठीक है, लेकिन बी जो है पहले से, दैट मीन्स कि ए क्लेम करता है 1,000 का, उसके पहले से ए जो है बी से लोन लिया हुआ था। ठीक है, कितना का, तो 500 रुपया का लोन लिया हुआ था, क्लियर। अब देखिए यहां पे, तो इस केस में क्या करेगा बी, अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजन ऑफ सेट ऑफ, वो कहेगा कोर्ट में कि ए जो है मेरे से लोन लिया हुआ था, दैट मीन्स कर्ज में था मेरा ए। बी कहेगा इस बात को कि 500 रुपया ए पहले से कर्ज में था। ठीक है, पहले से हम ए से 500 रुपये पाते हैं, क्लियर है। और इस बात को भी अगर एडमिट कर लेता है बी कि हाँ ठीक है ए का क्लेम बनता है 1,000 का, लेकिन मेरा भी क्लेम हो रहा है और हम जो है 500 रुपया ए से पाते हैं, क्लियर। तो यहां पे बी क्या करेगा, सेट ऑफ का मांग करेगा, दैट मीन्स कि वह कहेगा कि ये 500 रुपया को डिडक्ट कर दिया जाए 1,000 में से। और इस केस में तब क्या होगा, ए जो है ए को इंटाइटल्ड होगा सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया के लिए ही। तो यहां पे क्या हुआ, जो क्लेम था बी का, ठीक है, तो वो अपने क्लेम को, दैट मीन्स 500 रुपए के क्लेम को क्या किया, सेट ऑफ कर लिया, क्लियर। तो यही होता है काउंटर डिमांड। यहां पे बी क्या कर रहा है, काउंटर डिमांड कर रहा है, एक डिमांड के ही अगेंस्ट डिमांड कर रहा है अभी, तो इसको ही हम लोग कहते हैं सेट ऑफ, क्लियर। तो ये एग्जांपल से भी आई होप समझ में आ गया होगा कि सेट ऑफ होता क्या है, ठीक है, इसके मतलब से। लेकिन अब हमको अगर मान लीजिए कि सेट ऑफ का प्रावधान अप्लाई हो, डिफेंडेंट अगर सेट ऑफ का मांग करता है, तो डिफेंडेंट को कुछ शर्त है जो ऑर्डर 8 रूल 6 में दी गई है सीपीसी का, उसको फुलफिल करना होता है। तो वो कंडीशन क्या है, ठीक है, तो आइए देखते हैं कंडीशन पे। तो सेट ऑफ के एप्लीकेबिलिटी के संबंध में जो पहला कंडीशन वो क्या है कि जो सूट होगा वो उसका नेचर क्या बता रहा है, पहला कंडीशन सूट का नेचर बता रहा है। तो सूट जब भी होगा तो किस बात को लेकर होगा, फॉर द रिकवरी ऑफ मनी को लेकर होगा। ठीक है, पहला कंडीशन। अगर मान लीजिए सूट इंजंक्शन का हुआ और इंजंक्शन के सूट में डिफेंडेंट सेट ऑफ का मांग करेगा तो क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि सेट ऑफ के केस में जो सूट होगा उसका संबंध, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, तो रिकवरी ऑफ मनी के संबंध में होना चाहिए, क्लियर। अब ये दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि ये जो मनी जो होगा, ये जो सम ऑफ मनी होगा वो एसर्टेन होना चाहिए, ठीक है, सर्टेन होना चाहिए। जैसे कि इस केस में जब हम लोग एग्जांपल देख रहे थे, तो यहां जो ए सूट इंस्टीट्यूट किया बी के अगेंस्ट फॉर द क्लेम ऑफ सम ऑफ मनी, तो यहां पे सम ऑफ मनी एसर्टेन है, ठीक है, डेफिनेट है, सर्टेन है, कितना 1,000 है, ये तय कर पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ए कुछ इस तरीके से क्लेम करता, ठीक है, या कुछ इस तरीके से सूट इंस्टीट्यूट करता बी के अगेंस्ट, और जिसमें ए स्पेसिफाई नहीं करता कि कितना अमाउंट के लिए क्या क्लेम है ए का बी के अगेंस्ट, अगर वो स्पेसिफाई नहीं करता, तो ऐसे केस में क्या बी सेट ऑफ का मांग कर पाता, नहीं कर पाता, क्योंकि ए ने जो सूट इंस्टीट्यूट किया होता जिसमें वो जो क्लेम हुआ उसका क्लेम क्या होता, अनअसर्टेनेबल होता, असर्टेन नहीं किया जा सकता था। तो ऐसे केस में बी सेट ऑफ का मांग नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम लोग सेकंड कंडीशन को देखते हैं
तो जो सम ऑफ मनी होगा वो एसर्टेनेबल होना चाहिए, वो सर्टेन होना चाहिए, वो डेफिनेट होना चाहिए। क्लियर? अब ये तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि ये जो सम ऑफ मनी होगा वो लीगली रिकवरेबल होना चाहिए, दैट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ लॉ। ठीक है, उस लॉ के अनुसार वो लीगली रिकवरेबल होना चाहिए सम ऑफ मनी। क्लियर? और ये लीगली रिकवरेबल होगा तो किसके द्वारा होगा? तो डिफेंडेंट के द्वारा होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पे बी जो 500 का सेट ऑफ का डिमांड कर रहा था कि 1000 का क्लेम, 1000 का जो क्लेम है ए का, उस 1000 क्लेम में बी का 500 का क्लेम जो है वो डिडक्ट कर लिया, सेट ऑफ हो जाए, तो यहां जो सम ऑफ मनी है दैट मींस कि 500 जो मनी है सम ऑफ मनी वो लीगली रिकवरेबल होना चाहिए। लीगली रिकवरेबल होने का क्या मतलब है कि यहां जो बी लोन दिया है ए को, अगर मान लीजिए वह लोन अगर टाइम बाद हो जाता तो फिर ऐसे परिस्थिति में क्या बी मांग कर सकता था सेट ऑफ का? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू लॉ रिकवरेबल नहीं माना जाता। इसलिए ये ध्यान रखना होता है सेट ऑफ केस में कि जो सम ऑफ मनी है इन केस ऑफ सेट ऑफ वो लीगली रिकवरेबल होना आवश्यक है। और किसके द्वारा? तो डिफेंडेंट के द्वारा, क्योंकि सेट ऑफ का जो क्लेम होगा किसके द्वारा होता है? डिफेंडेंट के द्वारा होता है। क्लियर? तो ये जो सेट ऑफ का राइट है किसको अवेलेबल होता है? डिफेंडेंट को अवेलेबल होता है। क्लियर? अब ये पांचवा कंडीशन क्या कहता है कि जो सम ऑफ मनी होगा सेट ऑफ के केस में वो सम ऑफ मनी एक्सीड नहीं करना चाहिए कोर्ट के पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को। तो किस कोर्ट के पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को? जिस कोर्ट में सूट फाइल हुआ है। दैट मींस अगर मान लीजिए ए ने जो सूट फाइल किया था, जिस कोर्ट में सूट फाइल किया था, ठीक है, उस सूट का जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है उस पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से एक्सीड नहीं होना चाहिए बी का सेट ऑफ का क्लेम। क्लियर? तो किसी भी कोर्ट का पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है? ठीक है, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को हम लोग मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, होता क्या है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के संबंध में जो प्रावधान है सीपीसी में वो है सेक्शन 6 में। क्लियर? पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है कि कौन सा कोर्ट कितने अमाउंट तक का सूट को इंटरटेन कर सकता है, ट्राई कर सकता है, तो उस जुरिस्डिक्शन को कहते हैं पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। क्लियर? दैट मीन्स मान लीजिए कि कोर्ट ए जो है 10,000 तक के वैल्यू का सूट को इंटरटेन कर सकता है, तो यहां पे जो कोर्ट ए है उसका पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कहां तक का हुआ? तो 10,000 तक का हुआ। ठीक है? क्लियर? तो यहां पे हम लोग पॉइंट नंबर 5 में थे, तो क्या समझे हम लोग पॉइंट नंबर 5 से कि जो सम ऑफ मनी होगा वो कोर्ट के पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से एक्सीड नहीं करना चाहिए। किस कोर्ट के पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से? तो जिस कोर्ट में सूट फाइल हुआ है। क्लियर? और जो लास्ट कंडीशन है फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेट ऑफ वो क्या है? ये इस कंडीशन को बहुत जरूरी है समझना। देखिए क्या कहता है इस कंडीशन में कि जो प्लेंटिफ का क्लेम होगा, ठीक है, दैट मीन्स प्लेंटिफ जो सूट फाइल किया, क्लियर, और डिफेंडेंट का जो क्लेम है सेट ऑफ का, दोनों ही केस में जो पार्टीज होंगे, ठीक है, उन जो भी पार्टीज है, दैट मीन्स यहां मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं ए और बी पार्टी है, ठीक है, ए ने जो सूट इंस्टीट्यूट किया बी के अगेंस्ट, तो यहां जो ए प्लेंटिफ है और प्लेंटिफ का जो सूट है उसमें जो पार्टी है ए और बी, ठीक है, और जो डिफेंडेंट का क्लेम है ए के अगेंस्ट, इन दोनों ही केस में जो पार्टी का जो कैरेक्टर होगा वो सेम होना चाहिए। अगर पार्टी का कैरेक्टर दोनों ही क्लेम में, दैट मीन प्लेंटिफ के सूट में और डिफेंडेंट के सेट ऑफ क्लेम में अगर कैरेक्टर सेम नहीं हुआ पार्टीज का, दोनों ही पार्टीज का, तो फिर जो प्रोविजन है सेट ऑफ का वो अप्लाई नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बात को समझना कि सेम कैरेक्टर का क्या मतलब होता है। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए अब यहां एग्जांपल समझिए कि सेम कैरेक्टर का क्या तात्पर्य है, और इसको बहुत ही जरूरी होता है समझना। देखिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। अगर मानिए ए है, ठीक है, अगर ए बिना वसीयत बनाए मर गया अपने प्रॉपर्टी को लेके, मतलब ए का जो प्रॉपर्टी है उसके संबंध में, ये लैंड है ए का प्रॉपर्टी है, और ए जो है इस प्रॉपर्टी के संबंध में बिना कोई वसीयत बनाए ही मर गया। क्लियर है? तो अब यहां जो इस प्रॉपर्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इसके लिए ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया गया, दैट मीन्स सी को अपॉइंट किया गया मान लीजिए। ठीक है, क्लियर? अब देखिए ए मरने से पहले कर्ज में था बी का,
बी का कर्ज में था। क्लियर? बी का कर्ज में था ए मरने से पहले, और बिना कर्ज चुकाए बी का मर गया। क्लियर है? और अपने प्रॉपर्टी के संबंध में ना कोई वसीयत बनाया। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? तो यहां पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हुआ कोर्ट के द्वारा सी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ए। तो अब यहां क्या हुआ, सी क्या किया, बी को प्रॉपर्टी सेल कर दिया। बी को प्रॉपर्टी, ठीक है, बी को प्रॉपर्टी सेल कर दिया, हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी मान लीजिए सेल कर दिया, इतना प्रॉपर्टी बी को सेल कर दिया। सी बी को सेल कर दिया, हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी। क्लियर? समझ में आ रहा है यहां तक? अब देखिए क्या हो रहा है, बी को परचेज मनी देना था सी को, लेकिन बी जो है परचेज मनी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सी जो है परचेज मनी के लिए सूट फाइल किया। अब यहां जो परचेज मनी के लिए सूट फाइल हुआ सी के द्वारा, ठीक है, बी के अगेंस्ट, तो उस परचेज मनी के अगेंस्ट जो बी क्या किया, सेट ऑफ का मांग किया। किस आधार पे? जो कर्ज था ए जो कर्ज लिया था बी से, ठीक है, उस कर्ज के आधार पे सेट ऑफ का मांग किया। कहता है बी कि ए जो है मेरे से 6,000 रुपया कुछ भी सम लेके लिया था लोन, और वो उसको चुकाया नहीं था, तो हम जो प्रॉपर्टी खरीदे हैं सी से, ठीक है, उसमें जो मेरा लोन है उसको सेट ऑफ कर दिया जाए। तो अब सवाल उठता है कि क्या यहां पे बी का जो सेट ऑफ का मांग है सस्टेन होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, तो यहां ये समझिए, यहां जो सी है, यहां पे सी का जो कैरेक्टर है सेम नहीं है डिफेंडेंट के सेट ऑफ क्लेम को लेके। ठीक है, और जो सी जो सूट इंस्टीट्यूट किया है उस सूट में दोनों पार्टी का कैरेक्टर सेम नहीं है। अब कैसे? देखिए, अब यहां जो बी जो क्लेम कर रहा है सेट ऑफ का सी के अगेंस्ट, तो यहां पे इस केस में से, इस सेट ऑफ क्लेम के केस में जो सी का कैरेक्टर है वो है वेंडर का, बायर का। ठीक है, लेकिन जब सी प्रॉपर्टी बेचा था ए को, ठीक है, तो यहां पे जो कैरेक्टर था सी का वो था लीगल रिप्रेजेंटेटिव का ए के बिहाफ पे। ठीक है, तो इस केस में आप ये समझ में आ गया कि जो सी का कैरेक्टर है सेम नहीं है डिफेंडेंट के सेट ऑफ क्लेम में और सी जो सूट इंस्टीट्यूट किया उस सूट में। तो इसलिए इस केस में सेम कैरेक्टर नहीं होने के कारण जो बी का सेट ऑफ का क्लेम है वो सस्टेन नहीं होगा। क्लियर? तो सेम कैरेक्टर का मतलब समझ में आ गया। अब आते हैं कि तो कंडीशन तो समझ गए फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेट ऑफ। अब आइए जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए सेट ऑफ का क्या प्रभाव होता है, अगर डिफेंडेंट सेट ऑफ का मांग करता है तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है ये समझिए। तो डिफेंडेंट ने जैसे सेट ऑफ का मांग किया, ठीक है, तो ऐसे हालात में जो डिफेंडेंट हो जाता है सेट ऑफ को लेके प्लेंटिफ हो जाता है डिफेंडेंट। ठीक है, और प्लेंटिफ डिफेंडेंट बन जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? लेकिन जो सूट है और जो सेट ऑफ है दोनों एक साथ ही ट्राई होगा। ठीक है, सेपरेटली सेट ऑफ का ट्रायल नहीं चलेगा। दैट मीन जिस सूट में सेट ऑफ का मांग किया गया है उस सूट का और जो डिफेंडेंट ने सेट ऑफ का मांग करा है उस सेट ऑफ का, दोनों का ट्रायल एक ही साथ चलेगा और सेट ऑफ को कोई अलग से कोई सूट नंबर नहीं दिया जाएगा, उसका अलग से ट्रायल नहीं होगा, दोनों का एक ही साथ ट्रायल चलेगा। होता क्या है, सेट ऑफ केस में जो डिफेंडेंट का पोजीशन है वो बदल जाता है, वो प्लेंटिफ हो जाता है डिफेंडेंट सेट ऑफ को लेकर। क्लियर? तो यही होता है इंपैक्ट, इफेक्ट होता है सेट ऑफ का। अब हम लोग जब बात करते हैं सेट ऑफ के जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके काइंड्स पे, तो देखिए सेट ऑफ दो प्रकार का होता है, एक होता है लीगल सेट ऑफ, दूसरा होता है इक्विटेबल सेट ऑफ। लीगल सेट ऑफ के संबंध में जो प्रावधान है वो है ऑर्डर 8 रूल 6 में, और इक्विटेबल सेट ऑफ के संबंध में जो प्रावधान है वो है ऑर्डर 20 रूल 19 सब रूल 3। ठीक है, ऑर्डर 20 रूल 19 सब रूल 3। क्लियर? अब देखिए होता क्या है, तो इक्विटेबल सेट ऑफ और लीगल सेट ऑफ के बीच में क्या फर्क होता है। देखिए लीगल सेट ऑफ केस में अगर लीगल सेट ऑफ का मांग करा जाएगा तो कोर्ट जो है लीगल सेट ऑफ को इंटरटेन करने के लिए बाधित है, बाउंड है। लेकिन इक्विटेबल सेट ऑफ का जब मांग होता है तो कोर्ट का इक्विटेबल सेट ऑफ केस में डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि वो
उसको इंटरटेन करे या ना करे ये कोर्ट तय करती है, लेकिन लीगल सेट ऑफ केस में कोर्ट को इंटरटेन करना ही होगा लीगल सेट ऑफ। ठीक है। दूसरा देखिए दोनों के बीच में क्या फर्क है कि लीगल सेट ऑफ के केस में क्या होता है कि कोर्ट फी लगता है, लेकिन इक्विटेबल सेट ऑफ केस में क्या होता है, कोर्ट फी का कोई आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है। लीगल सेट ऑफ के केस में क्या होता है कि जो लीगल सेट ऑफ केस में क्या होता है कि जो क्लेम है, ठीक है, वो रिकवरेबल होना चाहिए डेट ऑफ सूट के पहले तक। दैट मीन्स कि जिस डेट, जो भी डेट है, जिस डेट के अंतर्गत सूट को फाइल होना है, अगर वो डेट एक्सपायर्ड हो गया, ठीक है, तो फिर लीगल सेट ऑफ का मांग नहीं किया सकता है। लेकिन अगर डेट ऑफ सूट जो एक्सपायर्ड हो भी गया तो भी इक्विटेबल सेट ऑफ का मांग किया जा सकता है। क्लियर। अब देखिए क्या है कि जो लीगल सेट ऑफ होता है उसमें जो पार्टीज होगा, ठीक है, जो क्लेम है डिफेंडेंट और प्लेंटिफ का लीगल सेट ऑफ केस में, कोई जरूरी नहीं है कि आउट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन हो। क्लियर। समझना, ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पॉइंट पर रहिए। क्या कह रहे हैं कि लीगल सेट ऑफ केस में क्या है कि जो प्लेंटिफ है और जो डिफेंडेंट का क्लेम है, कोई जरूरी नहीं है कि विद इन सेम ट्रांजेक्शन हो, लेकिन इक्विटेबल सेट ऑफ केस में क्या होता है, जो क्लेम होगा प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का, मस्ट है कि विद इन सेम ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो अब ये सेम ट्रांजेक्शन क्या होता है इसको आप समझ लीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अगर मान लीजिए ए जो है सूट इंस्टीट्यूट करता है बी के अगेंस्ट, किस बात को लेके कि बी में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी के बीच में, उस कॉन्ट्रैक्ट को बी क्या किया, ब्रीच किया है। क्लियर। तो यहां पे इस बात, इस आधार, इस ग्राउंड पे ए सूट इंस्टीट्यूट क्या कॉम्पनसेशन का कि बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, इसलिए हमको लॉस लगा है। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि बी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है और मैं कॉम्पनसेशन देने के लिए भी तैयार हूं। ठीक है। लेकिन बी कहता है कि जो भी बहुत सारे ऐसे कंडीशंस थे कॉन्ट्रैक्ट में जिसको ए ने फुलफिल नहीं किया, जिसके कारण बी को भी लॉस लगा है। ठीक है। तो जो भी लॉस बी को लगा है उस लॉस को क्या कर दिया जाए, सेट ऑफ कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो यहां पे होता है जो क्लेम है प्लेंटिफ का और जो क्लेम है डिफेंडेंट का, दोनों ही क्लेम क्या माना जा रहा है, विद इन सेम ट्रांजेक्शन माना जा रहा है। तो ऐसे ही ग्राउंड पे इक्विटेबल सेट ऑफ क्या हुआ, कोर्ट एंटरटेन करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। क्लियर। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस, ठीक है, लीगल सेट ऑफ के केस में और इक्विटेबल सेट ऑफ के केस में। क्लियर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये तो हो गया पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लीगल सेट ऑफ एंड इक्विटेबल सेट ऑफ। क्लियर। और इक्विटेबल सेट ऑफ जो है ये कहां से इवॉल्व हुआ है, तो ये हुआ है कोर्ट ऑफ इक्विटी के द्वारा इसका इवोल्यूशन हुआ है, कॉन्सेप्ट जो इक्विटेबल सेट ऑफ। क्लियर। तो हम लोग जाने क्या जाने अभी इस पॉइंट में कि हम लोग ये भी देख लिए कि लीगल सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ के बीच में क्या फर्क है। क्लियर। कितने प्रकार का होता है सेट ऑफ, ये हम लोग समझ गए। तो हम लोग अब आज इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो आज इस लेक्चर में लोगों ने क्या क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने सेट ऑफ के मीनिंग को समझा, उसके बाद सेट ऑफ का जो प्रावधान, जो प्रिंसिपल है सेट ऑफ वो अप्लाई हो, इसके लिए कौन कौन सी शर्त है जिसको फुलफिल होना आवश्यक है, ये हम लोगों ने जाना। हम लोगों ने ये समझा कि सेट ऑफ का क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसके कितने प्रकार हैं। तो लीगल होता है, इक्विटेबल सेट ऑफ होता है, और दोनों के बीच में क्या फर्क है ये हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।